अब शोर नहीं करेगा कोई। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? तुगलक। कब से कब तक था? 1320 से 1400। अगर पूछे ना दिल्ली सल्तनत में क्या था इस वंश का सबसे लंबा कार्यकाल, और इसका पहला राजा हमने पढ़ लिया था जिसका नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक। यहां क्या आएगा? गाजी मलिक। और ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान था। ये देख लो, गाजी की उपाधि धारण करने वाला ग्यासुद्दीन तुगलक क्या था? पहला मुसलमान था। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जामों में आता है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था? पहला मुसलमान था। बाबर भी है ना बेटा, वो भी गाजी की उपाधि धारण करेगा, ठीक है। लेकिन बहलोल लोधी है ना, वो भी गाजी की उपाधि धारण करेगा, लेकिन गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। क्योंकि इसका नाम क्या था बेटा? गद्दी पर बैठा तब गाजी मलिक था। और गाजी होता है ना, वो होता है बेटा काफिरों का नाश करने वाला, ठीक है। गाजी किसको बोलते हैं? काफिरों का नाश करने वाला क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है, ठीक है। अब काफिर कौन होते हैं बेटा? जो अल्लाह में विश्वास ना करे। हम तो बोल देते हैं नास्तिक बोल देते हैं, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास ना करे हम तो बोल देते हैं उसको नास्तिक बोल देते हैं। जो भगवान में विश्वास करे उसे हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। और मुसलमान लोग है ना जो अल्लाह में विश्वास, क्योंकि मुसलमानों का एक ही भगवान है, उसे बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह में जो विश्वास ना करे उसे क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं। और काफिरों को नाश करने वाला क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है, ठीक है। तो ये इसने गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। कल बताया था इसने, लास्ट है ना लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसने ना कौन सा शहर बसाया? तुगलकाबाद शहर बसाया। और इसमें 56 कोट किसने लगवाया था? इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 56 कोट क्या लगाया? गेट। इसके टाइम में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 29 बार। और सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया और नहरों पर ध्यान किसने दिया? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसके बाद इसके बेटे के बारे में पढ़ा। ये ग्यासुद्दीन तुगलक तो 20 से 25 था। 1325 से 51 कौन था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम क्या रहेगा? जोना खां। इसे लिख लो, मनियारों का राजकुमार बोलते हैं। मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का, सीडीएस का क्वेश्चन है बेटा ये, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का यात्रियों का राजकुमार हवेन स्वांग को कहते हैं। इसको किसका राजकुमार कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, ठीक है। एक ऐसा विद्वान था बेटा जिसने ना इसको विद्वान राजा बताया था, और तो सारे इसको पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते थे। इसको लिख लो, किस इतिहासकार ने इसे विद्वान, लिख लो, किस इतिहासकार ने इसे विद्वान राजा बताया है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एकमात्र भारतीय इतिहासकार है जो इसको क्या मानता है? विद्वान राजकुमार मानता है। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान राजकुमार किसने बताया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताया था बेटा? विद्वान राजकुमार किसने बताया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को ना एक कहा जाता था रकत पिपासु। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक को
किस नाम से जाना जाता था? रकत पिपासु। ये भी आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिखना। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? रकत पिपासु, रकत चूसने वाला राजा। ठीक है, हालांकि था नहीं बेटा, इसकी चारों योजनाएं असफल हो गई ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रकत पिपासु कहा जाता है। कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इसने 4 योजनाएं बनाई। दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाद, और बाद में दौलताबाद से 27 में तो ले गया, और फिर 34 के आसपास है या 35 के आसपास क्या ले आया? ये वापिस ले आया। एक ये खुरासान और कारचिल को जीतना चाहता था। ठीक है, एक इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी, एक इसको सांकेतिक मुद्रा का क्या कहा गया था? जनक। चारों योजनाएं इसकी क्या हो गई? असफल। इसीलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख और रकत पिपासु कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये ऐसा राजा था बेटा, योग्यता के अनुसार नौकरी दिया करता था। सेना में लिख लो, ये सेना में योग्यता के हिसाब से क्या दिया करता था? नौकरी दिया करता था। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक सेना में योग्यता के हिसाब से क्या दिया करता था? नौकरी। और इसका चचेरा भाई आएगा फिरोज शाह तुगलक, वो सेना को वंशानुगत बना देगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी सैनिक का बेटा ही क्या बनेगा? अगला सैनिक बनेगा। तो ये पेपर में आता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो योग्यता के हिसाब से नौकरी दिया करता था? कौन सा रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम में मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी थी। कितने प्रांत थे? 23। और कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत है ना, चाहे पढ़ा लिखा मूर्ख बोल लो इसको, लेकिन दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत होते थे और कितने विद्रोह हुए थे? 34। मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 विद्रोह हुए तो भी वो हिल गया था। उसने अमीरों को नष्ट कर दिया था, शराब और जुए पर क्या लगा दिया था उसने? प्रतिबंध। उसने कहा था ना राजा प्रजा से मिल सकता है, बताया था ना खिलजी वंश में। इसके टाइम में 23 विद्रोह, मतलब 23 प्रांत थे और 34 क्या हुए थे? विद्रोह हुए। बहुत शक्तिशाली राजा था ये। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने इसको क्या बताया है? विद्वान राजा। ठीक है, लेकिन एक बर्नी है बेटा, एक इतिहासकार था जिसका नाम जियाउद्दीन बर्नी है। बर्नी लिखता है यह छिछोरा था, नाई था या माली था। ठीक है, किस पर लिखा बेटा उसने? मोहम्मद बिन तुगलक पर लिखा था बर्नी ने। या छिछोरा था, लिख लो, नाई था या माली था। ये छिछोरा था, नाई था या माली था। ठीक है, ये किसने लिखा था बेटा? जियाउद्दीन बर्नी। और नोट डाल के लिख लो, जियाउद्दीन बर्नी है ना, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहता था? दरबारी कवि था फिरोज शाह तुगलक का जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखेगा, आगे पढ़ेंगे जब मैं फिरोज शाह तुगलक पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, यहां पर लिख लो, ये किसने कहा था? यह छिछोरा था, नाई था या माली था? किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी। क्यों कहा था बेटा? ये ना योग्यता के हिसाब से नौकरी देता था, तो ये गैर मुसलमानों को भी नौकरी देता था। ठीक है, गैर मुसलमान का अर्थ क्या हुआ? हिंदू। मतलब इसने कहा कि जो योग्य होगा ना उसको मैं क्या दूंगा? नौकरी। तो बेटा इसने किसको नौकरी दी? गैर मुसलमानों को इसने क्या दी थी? नौकरी। इससे ना बर्नी भड़क गया, क्योंकि बर्नी था ना वो कट्टर मुसलमान था। तो बर्नी लिखता ये छिछोरा था, नाई था या माली था। ठीक है, किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। समझ पा रहे हो क्यों लिखा था? क्योंकि ये योग्यता के हिसाब से नौकरी देगा। तो अब कोई है ना, मतलब कह दे कि जो योग्य है ना वो नौकरी लगेगा, तो जरूरी थोड़ी है हिंदू नौकरी लगेंगे, मुसलमान भी लगेंगे ना, सिख भी लगेंगे, ईसाई भी लगेंगे, 36 कौम लगेगी ना, योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो ना योग्यता के हिसाब से नौकरी दी, तो मुसलमानों से ज्यादा सेना में कौन आ गई बेटा? हिंदू आ गए। तो हिंदू योग्यता के आधार पर आगे आए ना, तो बर्नी ने लिखा था ये छिछोरा था, नाई था या माली था। ठीक, याद रह जाएगा ना? ठीक है,
लेकिन इस पर कोई मतलब है ना किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। कल मैंने बताया था इसने ना एक विभाग की स्थापना की थी ना, दीवान ए को ही उसका मुखिया कौन होता था, अमीर ए को ही उसका क्या होता था, मुखिया होता था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ठीक है, इसके टाइम की 3 घटनाएं याद रखना। 1333 में ना इसके टाइम में इब्न बतूता भारत आया था। हरियाणा पुलिस में यहीं से क्वेश्चन आया बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब है, 1325 से 1351। 1333 में लिख लो इसके टाइम में इब्न बतूता कहाँ आया था, भारत आया था। और पेपर में पूछा गया वो कहाँ का यात्री था, मोरक्को, और ऑप्शन में अरबी भी था। ठीक है, तो HSSC ने क्या माना, मोरक्को, और ये अफ्रीका में कंट्री है। मोरक्को कंट्री कहाँ पर है बेटा, अफ्रीका। तो एक अफ्रीकी यात्री भारत आया था, नाम क्या था बेटा, इब्न बतूता नाम था, लिख लो। इसके समय में 1333 में मोरक्को कंट्री है अफ्रीका में, मोरक्को यात्री भारत आया था, लिख लो। इसके समय में कौन सा यात्री भारत आया था बेटा, मोरक्को यात्री। नाम क्या था मोरक्को यात्री का, इब्न बतूता होता था। इब्न बतूता किसके टाइम में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। कब आया था, 1333। और कहते हैं 1333 से लेकर 1347 तक वो कहाँ रहा था, भारत में। हालांकि इसको लगभग है ना 8 वर्ष इसके यहाँ ना उसने काजी की नौकरी की, और लगभग है ना 1341-42 में ना इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया जाता है, चीन भेज दिया जाता है, लिख लो। यह 8 वर्ष तक है ना इब्न बतूता है ना मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या रहा था, काजी रहा था, लिख लो। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या रहा था बेटा, काजी रहा था, लिख लो। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या रहा था, काजी रहा। कितने वर्षों तक काजी रहा बेटा, 8 वर्षों बाद इसको ना 1341-42 में कहाँ भेज दिया गया, चीन भेज दिया जाता है राजदूत बनाकर। किसको, इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक पेपर में आती है बेटा, किताब उल रहला। किताब उल रहला किसकी पुस्तक होती थी, इब्न बतूता की पुस्तक होती थी, लिख लो। किताब उल रहला किसकी पुस्तक होती थी, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था। किताब उल रहला किसकी पुस्तक थी, इब्न बतूता की पुस्तक थी। इसको कहाँ भेज दिया गया था, चीन। और जो किताब उल रहला है ना, इसमें हमें हरियाणा के बारे में वर्णन मिलता है, ये लाइन लिख लेना। किताब उल रहला में हमें हरियाणा के बारे में भी वर्णन मिलता है। किताब उल रहला में हमें किसके बारे में वर्णन मिलता है, हरियाणा के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, इस पुस्तक में एक कोटेशन लिखी हुई थी कि जो सिरसा का लाल चावल था ना वो बड़ा फेमस हुआ करता था। ठीक है, हाँ, दिल्ली राज ग्रामीण में सिरसा का कौन सा चावल फेमस था, लाल चावल। इतना डीप शायद ना जाए, लेकिन ये वो पूछेगा किस पुस्तक में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, तो किताब उल रहला में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, हरियाणा के बारे में। तो किताब उल रहला किसकी पुस्तक थी, इब्न बतूता। ठीक है, एक इसके टाइम में ना 1336 ईस्वी में ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की ये 2 भाइयों ने की थी बेटा, हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, लिख लो। इसके समय में 1336 में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके टाइम में 1336 में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी बेटा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर व बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो ये विजयनगर साम्राज्य है ना बेटा, इसकी राजधानी है हम्पी। ये कहां पर रहेगा, कर्नाटक में रहेगा, लिख लो। इस विजयनगर साम्राज्य की ना पेपर में राजधानी पूछी गई थी हम्पी, लिख लो। विजयनगर
साम्राज्य की जो कैपिटल होती थी बेटा कौन सी होती थी? हम्पी होती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को जीत का साम्राज्य कहा जाता है। विजय का अर्थ क्या होता है? जीत। तो एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसका नाम है विजय यानी जीत पर पड़ा था। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। और बेटा विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कौन था? और सबसे पहले कहते हैं तोपों का प्रयोग किस राजा ने किया था? कृष्ण देव राय ने किया था। और पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस भारतीय राजा का वर्णन किया था? कृष्ण देव राय। और एक है ना बड़े लेवल, एक है मतलब बिहार पीसीएस का ये क्वेश्चन था। बिहार पीसीएस ने ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, उसने पूछ लिया कृष्ण देव राय है ना, वो किस साम्राज्य का राजा होता था? विजयनगर साम्राज्य का राजा होता था। और बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में ये लिखता है बेटा, बाबर की पुस्तक कौन सी थी? बाबरनामा। बाद में ना इसको ना फारसी में जब अनुवाद करवाया गया ये बन गई तुजक ए बाबरी। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ने खाना ने करवाया था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये तुर्की भाषा में थी, बाद में ये किस में आई? फारसी में। वो जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, मतलब है ये पढ़ाऊंगा आपको मुगल वंश, तब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ इतना याद कर लेना, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस भारतीय को सबसे शक्तिशाली राजा माना था? कृष्ण देव राय। आपको पता है बेटा बाबर पानीपत का पहला युद्ध तोपों की सहायता से जीता था। और तोपों की प्रेरणा बाबर ने किससे ली थी? कृष्ण देव राय। यानी तोपों का प्रयोग भारत में पहले भी होता था, ये नहीं है। हमें इतिहास बताता है कि बाबर भारत में तोप लेकर आया था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में ना कहा कि मैंने बहुत से राजा देखे लेकिन कृष्ण देव राय जितना शक्तिशाली राजा कोई नहीं देखा। तो बाबर भी बेटा जो है ना, मतलब हिंदुओं को कुछ भी नहीं समझा करता था। इस राजा का बाबरनामा में क्या किया गया है? वर्णन। तो आपको ज्यादा, जब मैं विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा बेटा तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतना याद करना है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा का वर्णन बाबरनामा में किया जाता है? कृष्ण देव राय। आंध्र भोज कहते थे कृष्ण देव राय को। ठीक है, कृष्ण देव राय को क्या कहा जाता था बेटा? आंध्र भोज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके टाइम में 1347 में ना एक साम्राज्य की स्थापना हुई, बहमनी साम्राज्य। इसने ये किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। लिख लो, किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बहमनी साम्राज्य, अलाउद्दीन बहमन शाह। लिख लो, इसके टाइम में 1347 में किसकी स्थापना हुई थी बेटा? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना है ना, आपसे पूछे तो किसने की थी बेटा? अलाउद्दीन बहमन शाह। ये ना है ना, इसी का दूसरा नाम था असन गंगू। क्या होता था बेटा? असन गंगू। लिख लो, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह या असन गंगू ने की थी। लिख लो, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था? अलाउद्दीन बहमन शाह या असन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी बेटा? बता दो, कब की थी? देखो 1333 में इब्न बतूता आया, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 में बहमनी। तो मोहम्मद सी बिन तुगलक के टाइम में ना अगर पूछे ना बेटा कितने इंपॉर्टेंट काम हुए? 3। एक इब्न बतूता भारत आया, एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये बेटा हिंदुओं के त्योहार मनाया करता था। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक है हिंदुओं के त्योहार मनाया करता था। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक किसके त्योहार मनाया करता था बेटा? हिंदुओं के त्योहार मनाया करता था। जिस प्रकार अकबर हिंदुओं के त्योहार मनाता था ना, ठीक है, और अकबर से पहले हिंदुओं के त्योहार किसने बनाए थे बेटा? इसीलिए तो बरनी इसको लिखता है ये छिछोरा था, नाई था या माली था, पता नहीं ये था क्या। ठीक है, किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी, क्योंकि इसने योग्यता के हिसाब से सेना में क्या की थी बेटा? भर्ती की, यानी गैर मतलब है मुसलमानों को यानी हिंदुओं को जॉब दी।
कहते हैं इसका ना जो राजस्व विभाग संभालता ना, राजस्व विभाग, वो एक हिंदू संभालता था जिसका नाम होता था रतन सिंह। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजस्व विभाग संभालता था ना, वो एक हिंदू संभाला करता था। ये बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजस्व, ठीक है, आजकल जो हमारा टैक्स वगैरह इकट्ठा होता है ना, उस विभाग को क्या बोलते हैं? राजस्व विभाग बोलते हैं। लोग लो, इसके टाइम में राजस्व विभाग, टैक्स कितना होता था तुगलक वंश में? 1/10, ठीक है। लिख लो, इसके टाइम में जो राजस्व विभाग संभाला करता था ना, उसका नाम क्या होता था बेटा? बता दो। रतन सिंह होता था। क्या होता था? रतन सिंह। और इसको मैंने बताया था बेटा, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को किसका ज्ञान था? खगोल शास्त्र का, आयुर्विज्ञान का, गणित का, साइंस का, ठीक है। इतना बड़ा ज्ञाता था कि आपके दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा था बेटा। ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? सबसे शिक्षित राजा होता था और सबसे योग्य। राजा बनने से पहले तो कभी सेनापति रहा होगा ना। दिल्ली सल्तनत का लिख लो, सबसे शिक्षित राजा और सबसे योग्य सेनापति होता था ये। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा और सबसे योग्य सेनापति हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा और सबसे क्या होता था बेटा? योग्य सेनापति होता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा और सबसे योग्य सेनापति कौन होता था? मोहम्मद बिन तुगलक होता था। और मोहम्मद बिन तुगलक को ना, इसके पिता का नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक। इन्होंने इसको ना सुल्तान के साथ है ना एक उपाधि दी, उलुग खां, ठीक है, उलुग खां। लिख लो, इसको अपने पिता से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? उलुग खां की उपाधि, ठीक है। बाबर, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, बलवन को ना उलुग खां की उपाधि दी थी नसीरुद्दीन महमूद, उसका जो क्या होता था? दामाद होता था 1249 में। लिख लो, ग्यासुद्दीन तुगलक ने किसको उलुग खां की उपाधि दी? अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इस टाइम इसका नाम होता था जोना खां। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था बेटा? गद्दी पर बैठने से पहले इसका नाम क्या होता था? जोना खां। लिख लो, जोना खां को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? उलुग खां। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने ना मतलब मरने से पहले इसको क्या घोषित कर दिया था? अगला सुल्तान। और इसने ना मरने का वेट ही नहीं किया, अपने पापा को मार दिया, ठीक है। बोला अगला सुल्तान तो घोषित कर दिया, प्रजा को तो पता ही है आगे राजा कौन बनेगा। बोला बापू बहुत दिन राज कर लिया तूने, ठीक है। लकड़ी के महल में ना आग लगाकर अपने पिता को मार दिया, क्योंकि इसके पिता ने इसको अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। और ये इतना उतावला था राजा बनने के लिए, ठीक है। इसके पिता ने कौन सी उपाधि दी थी इसको? उलुग खां की उपाधि दी थी। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक है ना बेटा, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कि इसका ना जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वो डाक प्रचलन का भी जन्मदाता कहा गया, कृषि पर भी ध्यान दिया, ठीक है। तो उसको ना आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि को ना आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि पर एक ऋण होता था बेटा, कृषि पर एक ऋण होता था जिसे तकाबी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तकाबी। लिख लो, इसने कृषि पर एक ऋण होता था जिसे क्या बोला जाता था? तकाबी बोला जाता था। लिख लो, कृषि पर एक ऋण होता था बेटा, उसे किस नाम से जाना जाता था? तकाबी के नाम से जाना जाता था। जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा ना, वो इस तकाबी को माफ कर देगा, ठीक है। कृषि से संबंधित ऋण को क्या करेगा? माफ करेगा। लिख लो, इसके टाइम में कृषि से संबंधित ऋण को क्या बोला जाता था बेटा? बता दो। तकाबी बोला जाता था, ठीक है। इसके टाइम में कृषि से संबंधित जो ऋण होता था उसे क्या बोला जाता था? तकाबी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तकाबी बोला जाता था, ठीक है। कहते हैं बेटा, एक बात है, 20 मार्च 1351, जगह थी सिंध, एक प्रांत था ठट्टा, ठट्टा नामक प्रांत।
यहां पर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। लिख लो 20 मार्च 1351 को सिंध के थट्टा नामक स्थान पर, 20 मार्च 1351 को लिख लो सिंध के थट्टा नामक प्रांत पर 20 मार्च 1351 को सिंध के थट्टा नामक प्रांत पर किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और इसने ना, इसका एक चचेरा भाई था, उससे ये बहुत प्यार करता था, और चचेरे भाई का नाम क्या होता था, फिरोज शाह तुगलक। और इसने फिरोज शाह तुगलक को एक पद दिया था जिसका नाम नायाब होता था, नायब, नायब या नायाब। लिख लो इसने अपने चचेरे भाई को कौन सा पद दिया था, नायाब का पद दिया था। लिख लो इसने अपने चचेरे भाई को कौन सा पद दिया था, नायब का पद दिया था। चचेरे भाई का नाम क्या होता था बेटा, फिरोज शाह तुगलक है। तो इसने फिरोज शाह तुगलक को जीते जी कौन सा पद दे दिया था, नायब। ये नायब मामलिकात नहीं है, ठीक है, जो बहराम शाह ने चलाया और एतगिन सबसे पहला नायाब मामलिकात बना। इसने एक मतलब उपाधि दी अपने भाई को, कौन सी उपाधि दी। और जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा ना बेटा, राजा बनते इसके नाम से वो एक जौनपुर शहर बसाएगा, क्योंकि जोना खां इसके बचपन का नाम था। जोना खां की याद में मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक कौन सा शहर बसाएगा, जौनपुर बसाएगा, ठीक है। तो ये चचेरे भाई से क्या करता था, प्यार। लिख लो मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं थी, मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं होती थी। लिख लो मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के क्या नहीं होती थी, कोई संतान नहीं होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के क्या नहीं होती थी बेटा, कोई संतान नहीं होती थी। तो इसके बाद है ना, इसका चचेरा भाई है ना, इसकी मृत्यु के बाद 2 दिन बाद 22 मार्च 1351 को कहते हैं उलेमा। उलेमा और अमीरों ने किसको मिलकर राजा बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को राजा बनाया। तो फिरोज शाह तुगलक राजा कब बनेगा बेटा, 22 मार्च 1351 को। किसने राजा बनाया उसको, अमीरों और उलेमाओं ने। और उलेमा को वो बड़ा खुश रखेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है ना, आप बेटा मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हो और आप मानते हो वो ज्यादा शक्तिशाली था। फिरोज शाह तुगलक इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक शक्तिशाली था। अगर तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है ना, वो अगर टेक्निकली देखोगे ना तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी थी। और इसके पास दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी क्यों थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए थे, प्रयास किए थे दिल्ली सल्तनत को बड़ा बनाने के। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, उनके प्रयासों का फायदा किसने उठा लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने फायदा उठा लिया, ठीक है। तो अगर पूछे दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके प्रयासों से हुई, अलाउद्दीन खिलजी। और थी किसके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या थी, सबसे बड़ी, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई ना तो ये कोटेशन फेमस हुई, आज राजा को प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति। किसने कहा था ये, लिख लो, आज है बदायूनी एक इतिहासकार ने लिखा था, लिख लो। बदायूनी, इस इतिहासकार ने लिखा था, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को किससे मुक्ति मिल गई है, राजा से मुक्ति मिल गई है। लिख लो, इसके मृत्यु पर बदायूनी क्या लिखता है, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को किससे मुक्ति मिल गई है, राजा से मुक्ति मिल गई है। लिख लो, इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने क्या लिखा था, आज राजा को प्रजा से और प्रजा को किससे, राजा से मुक्ति मिल गई है। इसको विद्वान राजा किसने बताया था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और इसको छिछोरा नाई किसने कहा था, जियाउद्दीन बरनी। बदायूनी क्या लिखता है, आज राजा को प्रजा से
और प्रजा को राजा से क्या मिल गई है, मुक्ति लिख गई है। किसने कहा था ये, बदायूनी ने कहा था। आज राजा को प्रजा से, और प्रजा को किससे मुक्ति मिल गई है, राजा से मुक्ति मिल गई है। किसने कही थी ये बात बेटा, बदायूनी ने कही थी। आज राजा को प्रजा से और प्रजा को किससे मुक्ति मिल गई है, राजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, 20 मार्च 1351 को सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर। अब राजा कौन बनेगा बेटा, फिरोज शाह तुगलक। राजा कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक, ठीक लो, 1351 से लेकर 1388 तक राजा कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा। लिख लो, 1351 से लेकर 1388 तक राजा कौन बनेगा बेटा, फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक को ना राजा 22 मार्च 1351 को किसने बनाया, अमीरों और उलेमाओं ने। जब ये राजा बना ना बेटा, ये इतना योग्य नहीं था। ठीक है, बाद में तो योग्यता हासिल कर ली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजा बना ना तो ये योग्य नहीं था। कहते हैं जब ये राजा बना ना तो दिल्ली से कुछ प्रांत अलग हो गए थे। दिल्ली से क्या हो गए बेटा, कुछ प्रांत अलग हो गए। तो इसने ना उन प्रांतों को क्या करने का प्रयास नहीं किया, दोबारा मिलाने का या जीतने का क्या नहीं किया, प्रयास नहीं किया। इसने सोचा बेटा जो मेरे पास है ना वो मेरे पास रह जाए, इतना ही बहुत है। सेटिस्फेक्शन वाला राजा था। नौकरी मिल गई, चाहे कलरक की मिल जाए, ग्रुप डी की, बोला बहुत है। किताबों को पैक करके ऊपर है ना रख दिया, ठीक है, जहां पर हम वो रखते हैं अपना जो भी सामान है, ठीक है, एक्स्ट्रा सामान है वो रखते हैं, वो वहां पर रख दिया। बोला ग्रुप डी लग गए, मौज है हमारी तो। ठीक है, तो ये उस टाइप का राजा था। बोला ठीक है, ये कहता था अगर है ना मैं उन प्रांतों को जीतने गया और पीछे से जो मेरे पास है वो चला गया, फिर मैं क्या करूंगा। बोला बहुत है, परमात्मा ने बहुत दिया है मेरे को। ठीक है, बोला इसने प्रयास ही नहीं किए कभी। बोला अलग हो गए तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले है ना। अब बेटा प्रजा है ना, ठीक है, प्रजा को खुश करने के लिए ना इसने ऋण को माफ कर दिया। प्रजा को खुश करने के लिए ना इसने ना जो ऋण था ना बेटा, जिसको तकाबी कहा जाता था ना, इसने क्या कर दिया, माफ कर दिया और प्रजा का दिल जीत लिया। लिख लो, इसने प्रजा के जो तकाबी ऋण था ना उसको क्या कर दिया। अब कोई सरकार आती है ना बेटा, जब इलेक्शन के टाइम में ये घोषणा होती है कि हम अगर इलेक्शन जीत गए ना, किसानों का ऋण क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, किसान खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब ये राजा बना ना, किसानों का जितना भी ऋण था ना उस सभी को क्या कर दिया इसने। अब इसको राजा तो उलेमाओं ने बनाया था ना, उलेमाओं के कहने पर ये ना इसने कहते हैं 40 प्रकार के टैक्स है ना वो क्या कर दिए, समाप्त। ये केवल 4 प्रकार के क्या लिया करता था, कर लिया करता था। लिख लो, इसने 40 प्रकार के टैक्स समाप्त कर दिए उलेमाओं के कहने पर, या उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने कितने टैक्स माफ कर दिए बेटा, 40। और ये केवल कितने टैक्स लेता था, 4 प्रकार के टैक्स लिया करता था। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक केवल कितने प्रकार के टैक्स लिया करता था बेटा, बता दो। 4 प्रकार के, चलो बता देते हैं 4 कौन कौन से हैं। एक तो लिया करता था ये जजिया, एक लेता था ये ज़कात, एक लेता था ये खराज, और एक लेता था ये खुम्स। ठीक है, ये मतलब कितने प्रकार के टैक्स लिया करता था, केवल 4। जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, ये कितने प्रकार के टैक्स लेता था, केवल बेटा 4। जजिया होता है बेटा ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। ज़कात लिया जाता था मुसलमानों से। खराज होता था भूमि कर, और खुम्स होता था युद्ध में लूटा गया धन। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था ना, ठीक है, कि 75% राजा का होगा, 25% सैनिकों का होगा, ठीक है। तो ये केवल कितने प्रकार के कर लिया करता था? 4, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। लिख लो, मोहम्मद ये फिरोज शाह तुगलक है, केवल कितने प्रकार के टैक्स लेता था बेटा? 4। फिरोज शाह तुगलक लिख लो, केवल कितने प्रकार के टैक्स लेता था? 4 प्रकार के टैक्स लेता था। कौन कौन से 4 प्रकार थे बेटा? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से, ये 712 में मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, याद होगा क्या भूल गए? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, ठीक है। इसको ना सबसे पहले कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया, और इसको बड़े स्तर पर लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। अकबर इसको समाप्त कर देगा, औरंगजेब दोबारा स्टार्ट कर देगा, और मोहम्मद शाह रंगीला इसको पूर्णतः समाप्त कर देगा। कभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जब अकबर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना याद कर लेना, ये जजिया लेता था गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमानों का अर्थ होता है हिंदू से। और ये फिरोज शाह तुगलक है ना बेटा, इतना कट्टर राजा था, इसने लिख लो बच्चों, महिलाओं और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था, ठीक है। इसने किस पर जजिया लगा दिया था बेटा? बच्चों पर, ब्राह्मणों पर, ठीक है, और औरतों पर। मोहम्मद बिन कासिम ने ना जजिया किस पर नहीं लगाया था? बच्चों पर, ब्राह्मणों पर, जो अपंग होते थे ना, दिव्यांग, उनसे वो जजिया नहीं लिया करता था। इसने कह दिया कि कोई भी हो अगर मेरी प्रजा में रहेगा ना तो कौन सा टैक्स देगा? वो जजिया देगा। तो ये किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान का अर्थ है भारत में हिंदू ज्यादा रहते थे, तो हिंदुओं से कौन सा कर लिया करता था? ये जजिया लिया करता था। इसने जजिया किस पर लगा दिया? औरतों पर, बच्चों पर, ब्राह्मणों पर लगा दिया, ठीक है। जकात हो गया मुसलमानों से लेता था ये कर, ठीक है। खराज हो गया भूमि कर, और खुम्स हो गया युद्ध में लूटा गया धन, इस पर भी क्या होता था? टैक्स होता था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक है ना बेटा, ये राजा कब बना? 22 मार्च 1351। कहते इसके पिता का नाम रज्जब होता था। क्या होता था? रज्जब ने ना एक राजपूत रानी से शादी की जिसका नाम होता था बीबी जेला। क्या होता था बेटा? बीबी जेला। तो फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या होता था? रज्जब होता था, और माँ का नाम क्या होता था? बीबी जेला होता था। 1309 में जन्म हुआ था इसका, कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 में हुआ था। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था बेटा? 1309 में जन्म हुआ। पिता का नाम क्या होता था? माँ का नाम क्या होता था? और बीबी जेला कौन थी बेटा? एक राजपूत रानी थी। राजपूत हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं? हिंदू होते हैं। तो बेटा ये ऐसा मुसलमान था जिसका पिता तो क्या था? मुसलमान था, यानी तुर्क था, और माँ क्या थी? एक हिंदू थी। तो फिरोज शाह तुगलक लिख लो, हिंदू माँ की कोख से जन्मा मुसलमान होता था। फिरोज शाह तुगलक की माँ कौन होती थी बेटा? हिंदू होती थी, और पिता क्या होता था? एक तुर्क मुसलमान था। लेकिन कभी भी है ना इस पर माँ का असर नहीं पड़ा। इस पर किसका असर था? अपने पिता का असर था। अमूमन है ना बच्चों पर माँ का असर ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसने ना हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आप सोच भी नहीं सकते। और किया इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए, ठीक है। और उलेमाओं को खुश करने के लिए लिख लो, इसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर लूटा था। इसने कौन सा मंदिर लूटा था बेटा? पुरी का जगन्नाथ मंदिर लूटा था, उड़ीसा में, ठीक है। एक बेटा जगन्नाथ यात्रा होती है, पीछे हुई थी, ठीक है। और इस यात्रा में ना कहते हैं सबसे ज्यादा है ना अगर देश में भीड़ जुड़ती है ना तो इस जगन्नाथ में एक रथ यात्रा होती है, और उस रथ यात्रा के पीछे लाखों लोग चलते हैं, ठीक है। साल में एक बार होती है, और भगदड़ मच जाए ना, यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं इस रथ यात्रा में, लाखों लोग है ना। कोरोना के टाइम में ना इसको थोड़ा सा ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़े बहुत चलेंगे, अदरवाइज हर साल है ना लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा में क्या होते हैं? शामिल। तो इसने ना कहते हैं पुरी के किस मंदिर को लूटा था?
जगन्नाथ मंदिर को, और वहां पर जो मूर्ति थी ना उसको इसने नदी में फेंकवा दिया था। ठीक है, किसको खुश करने के लिए? ये उस मंदिर को लूटना नहीं चाहता था बेटा, लेकिन ना इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए कौन सा मंदिर लूट लिया? पुरी का जगन्नाथ। पुरी कहां पर है बेटा? उड़ीसा में रहेगा। उड़ीसा में एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बड़ा फेमस है वहां का, पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। इसने उलेमाओं को खुश करने के लिए क्या किया? किसानों को खुश करने के लिए ऋण क्या कर दिया? उलेमाओं को खुश करने के लिए 40 टैक्स हटाकर कितने रखे? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। इसने कहते हैं एक विभाग की स्थापना की, दारुल सिफा। ये चिकित्सा विभाग होता था, चिकित्सा, लिख लो। इसके टाइम में चिकित्सा विभाग कौन सा होता था बेटा? दारुल सिफा होता था, लिख लो। इसके टाइम में चिकित्सा विभाग का नाम क्या होता था? दारुल सिफा, लिख लो। इसके टाइम में कौन सा विभाग होता था बेटा? दारुल सिफा। कौन सा विभाग होता था इसके टाइम में? चिकित्सा विभाग होता था। इसके समय में चिकित्सा विभाग का नाम क्या होता था? दारुल सिफा होता था। ठीक है, दारुल सिफा में ना निःशुल्क क्या होती थी? चिकित्सा होती थी। किस विभाग में होती थी बेटा? बता दो। दारुल सिफा। दारुल सिफा में क्या होती थी? निःशुल्क चिकित्सा। किसी को चोट लग जाए ना तो कौन सा विभाग ठीक करता था? दारुल सिफा। ये दारू आप वो वाली दारू मत समझ लेना, ठीक है, ये विभाग का नाम है बेटा दारुल सिफा। ठीक है, कई बोलेंगे वो भी चिकित्सा होती है, चिकित्सा नहीं होती है वो। ठीक है, दारुल सिफा कौन सा विभाग होता था? एक चिकित्सा विभाग होता था। कौन सा विभाग होता था? चिकित्सा विभाग होता था। शराब ऐसी चीज है बेटा, ठीक है, ये धंधा कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान खुशी में भी पिएगा और गम में भी पिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना बेटा, उस दिन कभी भी देख लेना ठेके बंद होते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले पता है जीतने वाला भी पिएगा और हारने वाला भी पिएगा, और पीकर ये क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, कहते हैं एक राजा होता था बेटा, जो उस राजा का नाम होता था राजा परीक्षित, जो किसका बेटा होता था? परीक्षित अर्जुन का बेटा होता था, जन्मेजय। ठीक है, परीक्षित का बेटा होता था राजा जन्मेजय। ठीक है, तो अर्जुन का बेटा था परीक्षित। कहते हैं वो एक बार जंगल में गया और जंगल में उसको कलयुग दिखाई दिया। ठीक है, काल दिखाई दिया। कौन दिया? काल। और परीक्षित ने कहा कि उस काल को ना भाग जा यहाँ से, तो काल है ना, मतलब परीक्षित काल को मार देता। ठीक है, लेकिन काल ने ना परीक्षित के पैर पकड़ लिए, बोला राजा जी आपका जो वंश है ना वो दानी वंश है। ठीक है, जैसे दानवीर कर्ण भी हुआ था ना, इन्हीं का वंशज माना जाता है, कुंती पुत्री था। ठीक है, बोला आपका ना वंश है दानवीर है। ठीक है, आप कहोगे तो आप मेरे को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहोगे ना मैं वहीं पर रह लूंगा। तो इसने कहा कि तेरे को मैं 4 जगह बताता हूं बेटा जहां पर तू रह सकता है। ठीक है, तो 4 जगह बताई। बोला एक तो जो वेश्यावृत्ति करेगा ना उसके पास क्या रहेगा? काल रहेगा। एक जो शराब पिएगा उस पर काल रहेगा। ठीक है, एक जो जुआ खेलेगा उस पर काल रहेगा, और एक जो गलत तरीके से धन कमाएगा ना उस पर किसका वास रहेगा? काल का। और बेटा ये वरदान दे दिया परीक्षित ने काल को। और कहते हैं परीक्षित के सर पर जो मुकुट था ना सोने का, ठीक है, वो गलत तरीके से कमाया हुआ था, और वो परीक्षित के सर के ऊपर था, तो काल तो आ गया इसके सर के ऊपर। ठीक है, और परीक्षित ने एक ऋषि के पास गया, एक कुटिया में ऋषि क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। परीक्षित ने उसको बोला खड़ा हो जा ऋषि, तो वो ध्यान में थे, तो उन्होंने ध्यान से आंखें नहीं खोई, तो परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उस ऋषि के किस में डाल दिया? गले में डाल दिया, क्योंकि परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, उसमें काल था। जैसे ही परीक्षित ने घर जाकर वो मुकुट उतारा ना, तो काल तो गायब हो गया, मुकुट में था, परीक्षित के अंदर तो नहीं था। तब उसको लगा कि तेने क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। वो घोड़ा लेकर है ना उस ऋषि के पास जाने वाला था, तो वो ऋषि तो तपस्या में था, उस ऋषि का बेटा आ गया और उसने श्राप दिया, बोला मेरे पिता के है ना जिसने भी है ना ये मरा हुआ सांप डाला है ना, उसको आज के 7वें दिन है ना तक्षक नाग काट लेगा। और बाद में 7वें परीक्षित वहां से रोता उदास होकर चला गया और अपने घर की ना किलेबंदी करवा दी परीक्षित ने, ताकि कोई परिंदा भी पर
ना मार सके, लेकिन होनी को कोई रोक नहीं सकता। महल में ऊपर से पता नहीं कहां से तक्षक सांप आया और उसने राजा परीक्षित को काट लिया। तो कलयुग का फेर वहीं से चल रहा है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कभी राजा परीक्षित के बारे में पढ़ना। फिर उसका बेटा है जन्मेजय है, वो क्या करवाएगा, सर्प दमन यज्ञ करवाएगा, जो हमारे जींद में होगा, ठीक है, सफीदों में होगा। और लिख लो इसने एक है दीवान ए बदगान विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए दासों का विभाग होता था, दीवान ए बदगान विभाग की, दीवान ए बदगान। लिख लो इसने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया था बेटा, दीवान ए बदगान। इसने PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई। इसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। लिख लो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते हैं, अकबर बोलते हैं। लिख लो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है। लिख लो फिरोज शाह तुगलक को किसका अकबर बोलते हैं बेटा, बता दो। दिल्ली सल्तनत का अकबर बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है बेटा, बता दो। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक को। कहाँ का अकबर बोला जाता है बेटा, दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। कहाँ का अकबर बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला जाता है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। रीजनिंग के लेक्चर का टाइम हो गया, समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। कल आपका तुगलक वंश कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।